सो आई एम स्टार्टिंग द सेशन। और नॉन वर्बल रीजनिंग इसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, लेकिन अपन अप्रोच कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे करेंगे। हम प्रैक्टिस करेंगे कि कितनी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो देयर आर द एन नंबर ऑफ वैरायटीज, लेकिन अपन ने कुछ उसमें सैम्पल क्वेश्चन उठाए हैं और उनके बेसिस पे क्वेश्चन करने की या उनके बेसिस पे प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है, ठीक है ना। सो विच ऑफ द 5 A to E फिगर्स इन द नेक्स्ट इन द सीरीज और सीक्वेंस। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें हमें ये बताना होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो या नेक्स्ट फिगर जो आएगा वो इनमें से कौन सा आएगा। सो अगर आप ऑब्जर्व कर पाएँ तो ऊपर वाले जो अपने 5 फिगर है वो एक तरीके से सीक्वेंस बनाते हैं और नीचे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C, D एंड E। इसमें से आप करेक्ट चॉइस सिलेक्ट करनी है आपको कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप इसमें बिकॉज हमारे पास इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो डायग्राम के फिगर, डॉट्स, स्क्वायर, हैश पार्ट, डैश पार्ट और डॉट्स, इन्हीं को ऑब्जर्व करके हमें देना है आंसर। तो उस स्क्वायर और उसके ग्रिड्स को ऑब्जर्व करके हमें आंसर देना है कि हमारे पास एलिमेंट्स अलग अलग है। जैसे कि अगर हम देखें तो एक तो जो है वो टोटली डार्क पार्ट है या डार्क स्क्वायर है, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से, और एक हैशेस स्क्वायर है जिसमें हैशिंग की हुई है, और एक हमारे पास डॉट है। तो हम एट अ टाइम तीनों को एक साथ पैरेलली ऑब्जर्व नहीं करें, हम क्या करें, एक वक्त पे एक ही को ऑब्जर्व करें। तो मैं कैसे एक वक्त पे एक को ऑब्जर्व कर सकता हूँ वो आप समझ सकते हैं। तो या तो आप डॉट को ले लीजिए, या कि स्क्वायर बॉक्स को जो कि हैशिंग है उसको ले लीजिए, या फिर एक ब्लैक बॉक्स जो आपको दिख रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें सारी चीज़ें एक साथ पैरेलली ऑब्जर्व नहीं करनी, हमें एट अ टाइम एक को ऑब्जर्व करें तो हमारे लिए आंसर सिलेक्ट करना हमेशा ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं किसी एक को ऑब्जर्व करूँ और उसके बेसिस पे ही आंसर देने की कोशिश करूँ, है ना। तो रूल नंबर 1 जो अपने लिए बेसिक है, जो अपन सीख रहे हैं, जो आगे के क्वेश्चन में भी लगाना है कि ईच स्टेप द शेडेड स्क्वायर मूव्स 3 स्क्वायर क्लॉकवाइज राउंड द एजेस ऑफ द फिगर। क्या मानते हो क्या तुम इसको कि वो थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, कौन सा वाला थर्ड पोजीशन पे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और कौन सा वाला शेडेड स्क्वायर जो कि डार्क स्क्वायर है। तो देखो पहले फिगर से दूसरे फिगर में ऐसा हुआ है क्या। तो पहले फिगर से दूसरे फिगर में अगर हम देखते हैं तो वाकई में वो 1 2 3 मूव हुआ है, दिख रहा है आपको सबको, आर यू गेटिंग, कि जो मेरा डार्क शेडेड स्क्वायर है वो 1 2 एंड 3 यानी मिडिल ऑफ द इसमें आ गया, राइट मिडिल में आ गया, वो दिख रहा है आपको राइट मिडिल में। सिमिलरली अगर हम फिर से उसको चलाएं, फिर से अगर हम अगले वाले फिगर की सीक्वेंस की तरह देखें तो फिर से वो 1 2 3, तो वो लेफ्ट कॉर्नर में आ गया है डार्क बॉक्स। इज इट, एम आई राइट, है ना। चैट में बहुत सारे चैट आ गए इसलिए अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो फिर 1 2 3 यानी वो कहाँ पे चला गया है, वो चला गया है ठीक टॉप पे, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन 1 2 3, तो वो राइट कॉर्नर में आ गया, नीचे वाले कॉर्नर में आ गया। तो नेक्स्ट फिगर जो भी आएगा मेरा वो कहाँ होगा, 1 2 3 यानी कहाँ पे जाएगा, आप समझ सकते हो वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, मिडिल लेफ्ट में जाएगा। तो कहाँ जाएगा, मिडिल लेफ्ट में। अब मिडिल लेफ्ट के कितने ऑप्शन है अगर हम देखें ध्यान से, तो मिडिल लेफ्ट के कितने ऑप्शन है, तो मिडिल लेफ्ट के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई। तो मेरे 2 ऑप्शन जो है वो मैंने एलिमिनेट कर दिए। कौन कौन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ए और डी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हाउ आई अप्रोच द क्वेश्चन। अभी मैंने सिर्फ डार्क शेडेड स्क्वायर को अप्रोच किया है, आपको समझ में आया ये। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, पहले मैंने डार्क स्क्वायर के बेसिस पे ये तो निकाल लिया कि ऑप्शन नंबर मेरे ए नहीं आएगा, ठीक है, एंड मेरा ऑप्शन नंबर जो है वो सी आ सकता है, ठीक है, ई आ सकता है और बी आ सकता है, ए और डी नहीं आएंगे। आपको ये बात समझ में आ गई क्यों, क्योंकि चीजें जो है वो अपन वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही है, ठीक है। अब रूल नंबर 2, ईच स्टेप द क्रॉस हैशिंग मूव 1 स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने सेकंड एलिमेंट पकड़ा और वो सेकंड एलिमेंट अपना क्या है, सेकंड एलिमेंट है मेरा जो हैशिंग स्क्वायर है, और वो हैशिंग स्क्वायर कैसे चल रहा है हम इसको समझने की कोशिश करें। तो वो हैशिंग स्क्वायर कैसे चल रहा है, तो वो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अराउंड द एजेस ऑफ फिगर एंड डिसअपियरिंग बिहाइंड द शेडेड व्हेन द टू कोइंसाइड, यानी जब वो दोनों कोइंसाइड करेंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। सो फिर से मैं अपने पुराने फिगर को देखता हूं ध्यान से, जो मेरा मेन फिगर था। अब मैं हैशिंग स्क्वायर के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो हैशिंग स्क्वायर में एंटी क्लॉकवाइज जाना है मुझे। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज गया क्या,
तो पहले फिगर से दूसरे फिगर में अगर अपन जाते हैं, पहले फिगर से दूसरे फिगर में अगर हम जाते हैं तो वो ब्लैक और हैश दोनों मैच हो गए थे, ठीक है। तो हमारा जो हैश स्क्वायर था वो एंटी क्लॉकवाइज गया एक पोजीशन, तो वो ऊपर गया, यानी मिडिल में गया, फिर वो और ऊपर गया, अपने को दिख रहा है थर्ड फिगर में, टॉप कॉर्नर पे पहुंच गया, ठीक है। फिर अगेन वो ब्लैक वाले से मिल गया इसलिए वो छुप गया है, अगेन वो लेफ्ट में गया यानी लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच गया, तो लेफ्ट कॉर्नर पे जाने की वजह से हैशिंग स्क्वायर है। तो अगली बार अपना जो हैशिंग स्क्वायर आएगा वो नीचे मिडिल में आएगा। डू यू एग्री दिस कि वो नीचे मिडिल में आएगा, नीचे मिडिल में आएगा, क्या बोलते हो, नीचे मिडिल में आएगा। अब नीचे मिडिल में आएगा, इस कारण हमारे पास जो है वो हमें समझना है कि अगर वो ब्लैक के साथ मैच हुआ है तो वो छुप जाएगा, मतलब वो एट अ टाइम दिखेगा नहीं, ठीक। तो अपने पास जो है वो हैशिंग स्क्वायर मिडिल में आएगा और मिडिल में आने की वजह से वो ब्लैक के साथ छिप गया है। अब मैं तीसरी चीज जो करूंगा वो है डॉट सर्कल, उसको ऑब्जर्व करूंगा। तो डॉट सर्कल का ऑब्जर्वेशन भी अगर मैं देखता हूं तो डॉट सर्कल का ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है साफ साफ कि डॉट जो है वो पहले आया था, फिर उसके बाद वो आगे खसका, ठीक है ना, फिर आगे खसकने के बाद वापस इधर एक पोजीशन आया है, फिर वो वापस इधर राइट जाता है, यानी वो कैसे चल रहा है, वो द सर्कल मूव्स वन स्क्वायर लेफ्ट टू द राइट एंड स्टार्टिंग अगेन एट द लेफ्ट ऑफ द फिगर व्हेन इट ड्रॉप्स डाउन रो, मतलब वो वापस से नीचे जाता है। बाकी अगर अपन इतना नहीं भी करते तो भी अपन डायरेक्टली करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते थे कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आने वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना सी आने वाला है, ठीक है। वैसे भी अगर हम चाहते तो डायरेक्टली भी पहुंच सकते थे। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे साथ ऐसे ही आएगा। चलिए, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पैटर्न जो है वो क्या हो रहा है, पैटर्न कैसा हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है ना, और वो एक सर्कुलर ऑर्डर में भी घूम रहे हैं, मतलब वो एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो वो ऑर्डर भी हमें समझना है कि वो किस ऑर्डर में है। सो लेट्स सी कि हमारे लिए जो है वो करेक्ट क्या रहेगा। ये इसमें अपने पास जो है वो कितने स्क्वायर्स थे, 25 स्क्वायर्स थे, ओके। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 16 स्क्वायर है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें कि 25, 16 दिस आर द स्क्वायर, ठीक है ना, ऑफ नेचुरल नंबर। तो 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर 16, सो 9, 4 एंड देन 1, ठीक है ना। ऑल्सो स्क्वायर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइट एंड फ्रॉम द बॉटम, सो द फाइनल स्क्वायर विल बी एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बताओ अब आप, टॉप लेफ्ट कॉर्नर अगर आएगा तो। अगर 1 पे पहुंचेंगे तो ऑप्शन ए बी सी ये तो खत्म ही हो गए, तो अपने को ऑप्शन एलिमिनेशन का भी ध्यान रखना है कि भाई हम जल्दी ना करें, हम सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करें। अब बचे मेरे पास डी और ई, अब ये सब चीज़ें जो है वो आंसर जो है वो डी है। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हम पैटर्न को ऑब्जर्व करें। वो पैटर्न मैथमेटिकल भी हो सकता है, वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको मैं बता ही देता हूँ कि अपन कैसे कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ से एम्प्टी स्पेस होते जा रहा है, तो ये एम्प्टी होते होते फाइनली जो है वो इस साइड तो आएगा नहीं, क्योंकि इस तरफ तो डॉट बचा नहीं है, तो डेफिनेटली डी ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ट्राई, इसको ट्राई कीजिए। और मैंने हर बार ये कोशिश करी आप लोगों को कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन दिखें भी, ठीक है। अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास 2 लाइन है, फिर उसके बाद 3 लाइन है, फिर उसके बाद 4 है, देन 4, 5, देन सो ऑन। अगर अपन ऐसे ही चलेंगे तो 6 लाइन्स वुड बी देयर। सो द करेक्ट आंसर जो है आप समझ ही गए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, क्योंकि मेरे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो लगातार ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज आवर मेन कंसर्न कि यहाँ ऑब्जर्वेशन अलग था, ये एक ईजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नाउ ट्राई। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स वहाँ इंक्रीज हो रही थी, यहाँ डिक्रीज हो रही, तो ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो पहले में 5 शॉर्ट लाइन से कोई लॉन्ग लाइन नहीं है ना। सेकंड वाले बॉक्स में अगर अपन देखें तो अपने पास जो है वो 4 शॉर्ट लाइन से और एक लॉन्ग लाइन है। थर्ड बॉक्स में अगर हम देखते हैं तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स शॉर्ट लाइन्स लगातार शॉर्ट हो रही है और लॉन्ग लाइन्स लगातार इंक्रीज हो रही है। सो नंबर ऑफ शॉर्ट लाइन्स जो है वो फाइनली, सो ईच टाइम देयर इज 1 मोर लॉन्ग लाइन एंड 1 लेस शॉर्ट लाइन। सो द फिफ्थ बॉक्स देयर विल बी 1 शॉर्ट, एक शॉर्ट रहेगी और बाकी 4 जो है वो लॉन्ग रहेगी, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो क्या रहेगा, अपना ए रहेगा। आई होप एवरीवन गॉट इट। अगेन दिस इज अ विजुअल रीजनिंग, बिकॉज हमारे पास वर्बल में कुछ लिखा नहीं आ रहा है, हमें ऑब्जर्व करना है चीज़ों को और फिर आंसर देना है। नाउ ट्राई।
ओके, सो लेट डिस्कस इट, अपन कर लेते हैं। और नॉर्मली वी हैव टू सेट अ टाइम, यहाँ हमें इमोशनल मैच्योरिटी का भी ध्यान रखना है। और लेकिन यहाँ पे अपने को एक बात और ध्यान डिसीजन लेते वक्त ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव मार्किंग है और अगर मैं करेक्ट आंसर में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ तो फिर मैं 2 चॉइस बची उसमें से किसी एक पे गेसिंग कर लूँ, है ना। लेकिन डायरेक्टली वाइल्ड गेसिंग कभी भी जो है वो सजेस्टेड नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, सो ईच बॉक्स कंटेन 8 स्ट्रेट लाइन्स एंड अ सर्कल, है ना, एंड ओनली आंसर सी कंटेन 8 स्ट्रेट लाइन एंड अ सर्कल। इज इट? सभी में ऐसा है कि नंबर ऑफ लाइन्स तो उतनी है, बस वो मिसमैच हो गई है, तो नंबर ऑफ लाइन्स तो उतनी ही रहेगी और एक सर्कल भी रहेगा, तो हमेशा उतनी ही स्ट्रेट लाइन और उतने ही सर्कल। तो डी में अगर हम देखें तो 6 लाइन से एक सर्कल है जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है ना। ए में कोई सर्कल ही नहीं है, ठीक है, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। बी में ट्रायंगल इंट्रोड्यूस होगा जो अपने किसी लॉजिक का पार्ट ही नहीं है। तो मेरे पास चॉइस में अगर मैं देखूं तो सी, डी और ई थे, जिसमें से डी में नंबर ऑफ लाइन्स कम है। ई में भी अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ लाइन 6 ही है, उसको प्रेजेंटेशन अलग कर दिया उन्होंने, तो डी और ई सेम ही थे। तो मेरे पास करेक्ट आंसर चॉइस जो रही वो क्या रही? सी रही। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है ना। ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग एंड विजुअल रीजनिंग। और ये अच्छा स्कोरिंग है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी वोकेबलरी की भी ज़रूरत नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत नहीं है। आप जितना अच्छा पॉजिटिवली ऑब्जर्व करोगे आपकी स्पीड उतनी ही बेटर रहेगी। सो लेट्स सी, देख लेते हैं, है ना, कि सी इज़ द आंसर और नॉट। सो मेजरली लोगों ने यही दिया है। सो करेक्ट आंसर इज सी। द फर्स्ट बॉक्स हैव अ 7 स्ट्रेट लाइन एंड द सेकंड हैव अ 11 एंड द थर्ड इज 15 एंड फोर्थ इज 19। सो डेफिनेटली अगली जो स्ट्रेट लाइन्स आएगी वो इसी रेशो पे बढ़ती जाएगी। तो 4 का डिफरेंस से नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इंक्रीज हो रही है। सो डिफरेंस ऑफ 4 इज देयर। सो नो डाउट कि 19 के बाद जो है नंबर ऑफ लाइन्स 23 होगी। सो द करेक्ट आंसर चॉइस वाज सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई। और ये वाकई में अब अपन ने थोड़े से सिंपल क्वेश्चन के बाद ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आते हैं। सो यहाँ पे हमें एक स्मार्ट डिसीजन लेते आना चाहिए कि मैं इस टाइप के क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहूँगा कि नहीं रहूँगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा तो मेरे लिए वो टाइम लॉस भी हो जाएगा। सो ट्रायंगल पैटर्न, है ना, और क्या हो रहा है इसमें, एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं अपन। तो ट्रायंगल ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या दिखता है कि पहले फिगर में ट्रायंगल है क्या, तो है। फिर 2 फिगर के बाद फिर से ट्रायंगल है, देन ट्रायंगल गायब हो गया, देन अगेन ट्रायंगल है कि 2 फिगर में ट्रायंगल था, थर्ड फिगर में ट्रायंगल नहीं था, फिर फोर्थ में ट्रायंगल है। तो नेक्स्ट वाले में ट्रायंगल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो अब हम पहले ये देख ले कि क्या ट्रायंगल कहाँ कहाँ है। तो ट्रायंगल ऑप्शन नंबर ए में है, ट्रायंगल ऑप्शन नंबर बी में है, ट्रायंगल ऑप्शन नंबर डी में है। तो मेरी आंसर चॉइस से सी और ई वो हट जाएंगे, मेरी आंसर चॉइस से सी और ई हट जाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है या चैलेंजिंग है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे आंसर पर नहीं पहुँचने के ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ। किसको हटा दूँ? सी ऑप्शन और ई ऑप्शन को, ताकि मेरी लाइफ में जो है चैलेंजेस कम हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने को ये समझनी थी कि जो हमने पहले डिसाइड किया था कि जब बहुत सारे एलिमेंट रहेंगे तो मैं एट अ टाइम एक ही एलिमेंट को ऑब्जर्व करूँ। मैं बहुत सारे एलिमेंट को एक साथ ऑब्जर्व करके आंसर पर नहीं पहुँच सकता। तो मैंने मेरी चॉइस में से कौन से ऑप्शन हटा दिए, आप समझ ही गए कि मैंने मेरी चॉइस में से ऑप्शन सी और ही हटा दिया। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे साफ साफ, है ना, तो आप बोर्ड तो मिस नहीं कर रहे होंगे एटलीस्ट। अब क्या सारे इमेजेस में वी है, क्या देखें अपन कि सारी इमेजेस में वी है। देखें तो पहली इमेज में भी वी है, देखो ध्यान से, दूसरी इमेज में भी वी है, फिर वी है एंड अगेन टॉप कॉर्नर पे वी है। यानी वी इज मस्ट, वी होना जरूरी है, ऐसा आप बोल सकते हैं क्या? सो अगर हम ऐसा बोलते हैं कि वी होना जरूरी है तो फिर अब हम देखें कि वी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि वी होना चाहिए। अब अगर वी है कि हमारा करेक्ट आंसर चॉइस डी होगा। अब देखा अपन ने सिर्फ 2 एलिमेंट, अब वो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, तो आपको एक एक एलिमेंट के थ्रू ही इन क्वेश्चंस पे बढ़ना है। ये अपन थोड़ी सी मैच्योरिटी या थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, ये मेरा सजेशन रहेगा इस केस में, ठीक है। तो अपन इसलिए भी अपन ने इसको भी हटा दिया, ए और बी को हट ही गए, तो नो डाउट अपने पास जो है वो आंसर चॉइस में डी ही बचता है, ठीक है ना। चलिए ट्राई नाउ। अब फिर से हम कोशिश करते हैं एक नए तरीके के क्वेश्चन में नया लॉजिक ढूंढने की। और अब ये प्रैक्टिस है, तो पिछले वाले से हमने लेसन भी लिया
तो अब हमसे सही होना चाहिए, ये भी हम हमेशा ध्यान रखें कि गलतियां तो होंगी। 2 लोगों के आंसर है, उत्कर्ष एंड श्रेयांशी, इन लोगों ने वेल डन बोथ ऑफ यू। अब करेक्ट है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, पर बहुत तेजी से आंसर आए। आकांक्षा, गौरव, उसके बाद जो है वो गजेंद्र, विवेक, और आप सभी ने एक ही आंसर को सिलेक्ट करा है ना। और वो एक ही आंसर क्या है, आप हिंदी में एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप समझते ही हैं, दैट इज अल्फ़ाबेट ए। सो आप में से समीक्षा, कैन यू शेयर कि आपने आंसर चॉइस ए क्यों सिलेक्ट करी? सर क्योंकि जो सर्कल्स है, डार्क सर्कल्स, वो सर बढ़ रहे हैं। पहले एक था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आंसर आएगा। वेरी गुड। ए आंसर दिया। हाँ, तो अब अपन इससे लेसन क्या मिलता है कि हम आंसर चॉइस से घबराए नहीं। बिल्कुल उन्होंने जो आंसर दिया समीक्षा ने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इज इट समीक्षा? मैं इसको फॉर्मुलाइज नहीं कर सकता वो कोई। हाँ, तो इसलिए अपना ऑब्जर्वेशन कितना पॉजिटिव है, कितना कीन है, कितना प्रैक्टिसाइज्ड है, इसी पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है मेरे ख्याल से ये भी मैसेज मिला होगा। तो अब मैं चाहूँगा कि अपन दूसरा टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। सो कैन वी स्टार्ट अगेन? सो अपन करते हैं मजाक करने की कोशिश। आपको ये पता ही है कि टोटल मेजरली अपन 4 डायरेक्शन लेते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा हम अगर कॉमनली देखें तो हम इसमें नॉर्थ ईस्ट जैसी टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ वेस्ट जैसी टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट भी। ठीक है, तो 2 डायरेक्शन अगर अपन देख रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं अगर, तो वो तो 90 डिग्री पर रहेगी, लेकिन इसके अलावा बीच में भी जो डायरेक्शन रहेगी वो 45 डिग्री के एंगल पे घूमती रहेगी। तो जैसे किसी ने कहा आपसे नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में आएगा वो, नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में आएगा। ठीक है ना। सो ऑलवेज कीप इन द माइंड कि हम वो 45 डिग्री का एंगल लेंगे। आई होप आपको ये वाला पहला मैसेज समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, बाकी अपन देखेंगे क्वेश्चन के साथ, कॉन्सेप्ट भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में भी, जैसे भी आपने बोला ही, है ना। सो डायरेक्शन सेंस में हमें अपने ध्यान रखना है, तो जो भी डायरेक्शन है वो ध्यान से पढ़नी भी है, क्योंकि क्वेश्चन में विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में विजुलाइजेशन और उसके अलग अलग तरीके हैं, तो वो सारे तरीके अपन डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। और फिर देखते हैं क्वेश्चन के साथ। आपको भी पता है, हमें डिस्टेंस डायरेक्शन के अलावा आपको पता है बर्ड्स को डिस्टेंस डायरेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होती है, क्योंकि वो किस डायरेक्शन से आएँ, किस डायरेक्शन में जाएँ, कंट्री चेंज करते हैं बर्ड्स। तो बेसिकली ये उनके दिमाग में भी वो सेंसर लगा हुआ है कहीं ना कहीं, कि वो किस कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वेदर चेंज होता है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है ना। कार्डिनल डायरेक्शन तो आपको बताइए, मैंने बताई दिया आपको कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ऑल दीज आर द बेसिक 4 सब डायरेक्शनल जिसको अपन बोल सकते हैं, जो कि 45 डिग्री पर रहेंगे। और मैंने जैसे कहा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सारी एग्जाम में कैट, सीमेट, मैट, स्नैप, कैंपस प्लेसमेंट, बैंकिंग सभी में आता है, लेकिन लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मोमेंट पे लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कुछ बेसिक रूल्स है जो अपने को ध्यान रखना है। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज इफ अ मैन स्टैंड फेसिंग द ईस्ट, तो उसकी शेडो जो बनेगी वो वेस्ट में बनेगी। ये आपको कॉमन सेंसली पता है, फिजिक्स में से पहले जब आपने बचपन में थोड़ा सा पढ़ा था तो आपको पता ही है कि शेडो जो है वो अपोजिट टू लाइट बनती है। ठीक है ना। तो सन अगर ईस्ट में है तो शेडो डेफिनेटली वेस्ट बनेगी। और एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट, ये भी आपको समझ में आ रहा है। इफ द मैन स्टैंड फेसिंग द नॉर्थ, है ना, टाइम ऑफ सनराइज, ये अब अपन थोड़ा सा विजुलाइज करें कि मेरा फेस अगर नॉर्थ की तरफ है और फेस नॉर्थ की तरफ है, लेकिन एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शेडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, मतलब ईस्ट इस तरफ आएगा, राइट साइड पे। तो आप सभी लोग इस बात को अपने दिमाग में, अपने रूम में जहां आप बैठे हैं वहां पे ध्यान रख लीजिए। अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो आपके राइट साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। ठीक है ना। और 12 बजे तो आपको पता ही है कि शेडो जो है वो छोटी भी होती है, नहीं भी दिखती है, बहुत ही नहीं दिखेगी क्योंकि वर्टिकल बनती है उसमें। ठीक है। तो ये कॉमन बातें हैं जो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट या ट्विस्ट लाती है, तो इसलिए मैंने उसको जो है वो क्या कर दिया, एक बार डिस्कस कर लिया आपसे, राइट। हमने जो है ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। मैंने इसकी जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कलर चेंज करके या बोल्डनेस चेंज करके उसकी, है ना, उसको ज़्यादा डार्क करके या कलर चेंज करके
आपको समझाने की कोशिश करिए। तो एक मॉडल क्वेश्चन के तौर पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको लर्निंग में निकालते हैं और फिर प्रैक्टिस में ऐसे अपन और क्वेश्चन करते हैं, राइट। सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन। सो फॉर द प्रैक्टिस, सेक ऑफ प्रैक्टिस, हम क्या करते हैं, इसको एक मॉडल क्वेश्चन बनाते हैं और कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं, राइट, कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो ये तो आपको क्लैरिटी पे ही है कि भैया ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, आपके राइट पे जो है वो ईस्ट आएगा और लेफ्ट वेस्ट आएगा। तो आई होप दिमाग में क्लियर है। हम सभी कभी भी कंफ्यूज रहें तो इस बात का ध्यान रखें कि हम इंडिया के मैप को ध्यान में रखें। तो नॉर्थ में आपको बताइए ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है और नीचे जो है वो आप चाहे तो कन्याकुमारी अपन बोलते हैं, वैसे श्रीलंका है ही नीचे की साइड, आउट ऑफ द कंट्री जाए तो साउथ नीचे है, नॉर्थ ऊपर है। और वैसे तो इस तरफ ईस्ट है, वेस्ट बंगाल आता है इस तरफ, नाम अपन ने ईस्ट बंगाल रखा है उसका, लेकिन वो एक्चुअल में वेस्ट बंगाल रखा है क्योंकि वो है इस साइड। अपने तो ईस्ट में, उन लोगों के लिए वो वेस्ट कहलाता है, इसलिए उन्होंने वेस्ट बंगाल बोलते हैं। अभी अपन जैसा जैसे सुधीर चल रहा है वैसे वैसे चलते हैं, ठीक है। तो सुधीर स्टार्टेड टू वॉक इन द ईस्ट, तो ईस्ट में जाऊंगा तो मैं ऐसे ही जाऊंगा ईस्ट में, आपको दिख रहा है। तो अपन ईस्ट में चलाते हैं, तो ये सुधीर ने जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करा, आपको एनिमेशन में भी दिख रहा होगा, राइट। और ये वो ऐसे गया, एम आई राइट। सो 25 मीटर जो है वो चलता है वो, तो वो कहाँ चलता है, ईस्ट में। इसलिए मैंने ईस्ट को जो है वो क्या कहा, बोल्ड करा है। एंड टर्न टू हिज राइट, अब आप बताओ, अब उसको राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न कहाँ लेगा बताओ, आप लोग बताओ, ऊपर लेगा राइट टर्न कि नीचे राइट टर्न लेगा। अभी आपके स्लाइड पे जो दिख रहा है नीचे, वेरी गुड। तो ये अपने को नहीं भूलना है, अपनी ये 3 फिंगर अपने को ध्यान रखनी है। और उस वजह से अपन ने इसमें नीचे टर्न लिया, और वो नीचे राइट टर्न लेने के बाद कितने मीटर चलता है ये भी लिखा हुआ है। तो पहले तो वो 25 मीटर चला, ठीक है ना, पहले जो है वो 25 मीटर चला। अब वो कितने मीटर चल रहा है, तो 25 मीटर चला, उसके बाद राइट टर्न लिया, और जैसा आपने सजेस्ट करा कि वो नीचे चलेगा, वो कितना चलेगा ये भी आपको पता है कि वो ऊपर लेफ्ट है तो नीचे राइट है, और नीचे राइट है तो वो कितना चलेगा, 5 मीटर राइट में चल रहेगा। इज इट ओके। अब जब मैं 25 मीटर ले रहा हूँ और ये 5 मीटर ले रहा हूँ, तो मैं जब डिस्टेंस बनाऊंगा अपनी कॉपी में तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि वो 25 मीटर स्केल पे अलग दिखना चाहिए और 5 अलग दिखना चाहिए। फिर क्या हुआ उसके बाद, अगेन ही टर्न टू हिज राइट। अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि अगेन ही टर्न टू हिज राइट, तो वो कहाँ टर्न लेगा, तो वो नीचे आ रहा है और इसका राइट है, तो वो किधर टर्न लेगा बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो वो इस तरफ टर्न लेगा, तो उसका राइट अब इस तरफ जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा, और वो 25 मीटर उसने राइट टर्न लिया है। इज इट ओके। अब वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो अब कहाँ नीचे टर्न लेगा कि ऊपर लेगा बताओ। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही रीच टू हिज डेस्टिनेशन। तो आप लोग मुझे बताओ, नीचे, वेरी गुड, क्योंकि उसका लेफ्ट अब नीचे आएगा, और वो कितने मीटर चला है, 10 मीटर चला है, तो वो 10 मीटर चला है। तो टोटल जो है वो कितना चला है, तो वो साउथ में भी है, और वो टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से 15 मीटर डिस्टेंस पे है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है 15 हो जाएगी। 15 कैसे हो जाएगी आपको समझ में आ गया, नीचे 10 गया और बीच में उन दोनों पैरेलल लाइन का गैप 5 था, तो टोटल 15। तो प्राइम टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीज़ें अपन अभी तक पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखी थी, है ना। अब अगले जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो नाउ ट्राई दिस डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो सुधीर वॉक्स टुवर्ड्स साउथवर्ड्स, तो आप समझ ही गए। पहले सबसे पहले फिर से वही डायरेक्शन अपन लगाएंगे। तो डायरेक्शन कैसे लगाएंगे, तो साउथ में गया यानी नीचे गया, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं कि साउथ में गया मतलब नीचे गया मैं, कैन आई से लाइक दिस, प्लीज हेल्प मी, कि साउथ में जाने का मतलब नीचे गया मैं। देन टेक्स अ हाफ राइट टर्न। हाफ राइट टर्न अब एक इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है ना। तो राइट टर्न का मतलब नीचे जाने के बाद मेरा राइट इस तरफ आएगा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये मेरा राइट आएगा, ये क्योंकि इस तरफ रहेगी डायरेक्शन ऐसी, आप लोग स्क्रीन पे मुझे देख सकते हैं ऐसे, तो इस तरीके से मामला रहेगा। और फिर उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न इधर ही आएगा जैसे कि आपको दिख रहा है। हाँ, उसमें जो खास बात है वो, है ना। तो ये साउथ में अपन नीचे आया, आई होप। यह हाफ राइट टर्न लिया उसने, ये बिल्कुल क्लैरिटी होगी सभी लोगों को। और उसके बाद उसने जो है लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न इस तरफ आएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा था इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, तो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नो डाउट ये साउथ की तरफ तो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि साउथ जा रहा होता तो नीचे जा रहा होता, लेकिन ये नीचे से थोड़ा सा अलग एंगल पे। तो यहाँ पे अगर अब मैं वापस से डायरेक्शन सेंस लाने की कोशिश करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट
क्योंकि साउथ नीचे है और राइट साइड पे अपने ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप जो मैंने पीपीटी बनाया है उससे आपको विजुअलाइजेशन और राइटिंग दोनों क्लियर होगी। जो लोग कैट मैट सी मैट स्नैप देना चाहते हैं उनका ये एक्चुअली स्नैप का क्वेश्चन है, सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में अपन ने लास्ट के जो 2 क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं इनमें अपन ने डायरेक्शन को भी इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है ना। सो दिस आर द चॉइस, सो लेट्स डू इट, मिलके करते हैं और फिर समझते हैं कहीं चैलेंज आएगा तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो सुधीर वॉक्स नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड का मतलब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, है ना, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। एंड आफ्टर अ वाइल ही टर्न टू हिज राइट, तो जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मेरा राइट इधर ही आएगा, तो मैं इस तरफ टर्न लूंगा। मानते हो इस बात को? तो अपन इस तरफ टर्न लेंगे। एंड लिटिल फर्दर टू हिज लेफ्ट, तो अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। यानी डायग्राम पे वो लेफ्ट कहाँ जाने वाला है, डायग्राम पे वो लेफ्ट कहाँ जाने वाला है, डायग्राम पे वो लेफ्ट जाएगा ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर चला गया, ठीक है ना। एंड फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, जो कि यहाँ किसी सेंस का नहीं है लेकिन थोड़ी दूर चलना भी लिखते तो भी चल जाता वो, 1 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो मैं फिर से ऊपर ही जा रहा हूँ नॉर्थ में, तो मेरा लेफ्ट इधर ही आएगा, तो मेरा लेफ्ट इधर ही आएगा, तो इसलिए अपन इस तरफ गए। तो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको तो पता ही है कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे जो है वो साउथ है, तो इस तरफ ईस्ट है, राइट हैंड पे अपन ने डिसाइड किया था, लेफ्ट साइड पे वेस्ट है, तो करेक्ट आंसर इज वेस्ट। आई होप यू गॉट कि हाउ वी रीच द आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो है ये वेस्ट, आप चाहो तो डायरेक्शन लगा के भी देख सकते हो, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट, करके देखते हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सी मैट का क्वेश्चन है ये है ना, और TCS तो मैं तो आ ही सकता, लेकिन इसके अलावा ये एक्चुअल में सी मैट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो स्नैप में आया हुआ था, और ये एग्जाम का डिफरेंस भी है और लेवल का भी डिफरेंस है। सो दिस आर द ऑप्शंस, नाउ ट्राई। सो इसका करेक्ट आंसर ए, नॉर्थ और साउथ। देयर इज नो क्लू फॉर फाइंड वेदर द सन इज ईस्ट साइड और द वेस्ट साइड, सो देयर आर द 2 पॉसिबल डायरेक्शंस, 2 पॉसिबल डायरेक्शन इसकी हो सकती है, ठीक है। और वो चॉइस के बाद पता चला, लेकिन अपने को भी ध्यान रखना है। मैं दोनों को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और फिर आपको ऐसा लगे तो अपन फिर फर्दर डिस्कशन और ले लेंगे, राइट। तो ये एक डायग्राम बन सकता है जब सन जो है वो ईस्ट में है, और ये एक डायरेक्शन बन सकती है जब सन जो है वो वेस्ट में है ना, क्योंकि ईस्ट में है मतलब इस तरफ है और वेस्ट में है मतलब इस तरफ है। तो जब सन आपके ईस्ट में है, जब चलना शुरू किया था और सन ईस्ट में था, तो फाइनली यू आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, साउथ। और जब वो आपके वेस्ट में था तो आप की जो डायरेक्शन है वो इससे अपोजिट आएगी, दैट इज नॉर्थ। सो करते हैं मिलके, थोड़ा सा देखते हैं। तो आप अगर ऐसा लगे तो मुझे बता देना। सुधीर स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड द सन, तो बिकॉज सन के बैक चलना शुरू करा तो उसने ऐसे चलना शुरू करा। मैंने सन को अभी ईस्ट में ले रखा है, ठीक है ना, तो वो वेस्ट में चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू हिज लेफ्ट, तो आप मुझे बताओ ऐसा चलने के बाद उसका लेफ्ट कहाँ आएगा। जब वो ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट, ऐसे जा रहा है तो उसका लेफ्ट नीचे की तरफ ही आएगा, तो ये नीचे की तरफ लेफ्ट आएगा। देन टर्न राइट, तो अब मैं जब मैं ऐसे जा रहा हूँ नीचे की तरफ यानी साउथ की तरफ, तो फिर राइट मेरा इस तरफ आएगा, तो ये राइट आ जाएगा। एंड देन टूवर्ड्स द लेफ्ट अगेन, अब मैं फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न ले पाया, तो मैंने फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया, तो मैंने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, तो फाइनली अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ जा रहा हूँ। तो एक पॉसिबल आंसर जो है साउथ है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ सन जो है वो, सन जो है वो राइज हो रहा था, है ना। सेम इसका उल्टा भी बन सकता है, आप समझ ही गए कि ऐसा केस ही जो है वो अपना एक अपोजिट डायरेक्शन में भी बन सकता है केस, ठीक है ना। एक मैट का क्वेश्चन है, सो प्लीज़ ट्राई दिस। आपकी सुविधा के लिए जो है वो मैं आंसर भी दे देता हूँ कि क्या ऐसा ही फिगर बना था, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फिगर ही है वो। वेरी गुड। तो सुधीर वेंट 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, सो वो 10 किलोमीटर साउथ गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि नीचे गया होगा वो, 10 किलोमीटर साउथ जाना मतलब नीचे जाना। अभी तक तो हम प्रैक्टिस में आ चुके हैं। देन ही टर्न ईस्ट, तो सीधी सी बात है ईस्ट का मतलब लेफ्ट साइड ही लेगा, क्योंकि ईस्ट तो इस तरफ ही। अब लेफ्ट राइट का तो कोई पंगा ही नहीं, डायरेक्शन फिक्स ही है ना। आप कहीं पे भी जा रहे हो डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी। एंड कवर 10 किलोमीटर, तो पहले भी आप 10 चले थे और अभी भी 10 चले, तो पहले भी आप 10 चले। एंड अगेन आफ्टर 10 किलोमीटर ही टर्न टू हिज लेफ्ट, और अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, है ना। एंड कवर 10 किलोमीटर टू रीच द डेस्टिनेशन,
तो ऐसे मिला के उसने पहले 10 फिर 10 और फिर 10 ये इस तरीके से लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो ये लेफ्ट टर्न ऐसे ले रहा है। तो पहले चला वो साउथ 10, फिर उसने टर्न लिया ईस्ट, फिर उसने 10 किलोमीटर कवर किया, फिर उसने राइट टर्न लिया तो नीचे की तरफ गया, और फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया तो वो दिख रहा है आपको ईस्ट की तरफ जाते हुए। अब उन्होंने पूछा है हाउ फॉर एंड विच डायरेक्शन इज ही टू स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो अब अपन देखें तो डायरेक्शन तो ऐसी है मामले की, 10 प्लस ये 10 प्लस 10 एंड प्लस 10। तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो भी आप कहते हो उसे, कि दो साइड का स्क्वायर की सम का स्क्वायर रूट, दो साइड की सम, तो 10 का स्क्वायर 100, देन अगेन 10 का स्क्वायर 100, तो प्लस 200 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, है ना। तो 200 का स्क्वायर रूट वैसे भी आप निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो कि 100 का स्क्वायर रूट जो है वो 10 तो है ही, प्लस 100 का स्क्वायर रूट 100 प्लस 100 200, 200 को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 तो ब्रैकेट से बाहर आएगा नहीं, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, आप समझ ही सकते हो। और ये पहले ट्रायंगल के लिए, दूसरे ट्रायंगल के लिए भी ऐसे ही रहेगा, तो 10√2 पहले ट्रायंगल के लिए आया, दूसरे ट्रायंगल के लिए भी 10√2 आया, तो टोटल मिला के 20√2, तो 20√2 आ रहा है, मतलब आंसर तो यही चॉइस थे अपने पास। अब अपन समझ सकते हैं कि अपन किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, देन विल अगेन स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। फिर अपन थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जो कि सिटिंग अरेंजमेंट है, तो विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। करेक्ट आंसर ये है नॉर्थ, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का दिल तो टूटा होगा, अब नॉर्थ है या नहीं वो भी अपन चेक करते हैं, क्योंकि कई बार पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि स्लाइड शेयरिंग में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा डायग्राम बनना था। तो अगर ऐसा डायग्राम बनना था तो हमारा आंसर सही आता। तो अब सही है कि नहीं है क्या पता, अब देखते हैं। ईस्ट ही करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से, ओके। वो पॉसिबली नॉर्थ जो है वो टाइपो एरर या इस तरीके की चीज़ें होती है वो कर लेते हैं, तो अपन कर लेते हैं मिलके, फिर अपन देख लेंगे। तो मैं पहले ऊपर गया 15, आई होप सबको समझ में आया, 15 ऊपर गया, है ना। तो मिलके कर लेते हैं, इसलिए आंसर पर नहीं जाना है। और फिर देन ही टर्न टू वेस्ट, तो सीधी सी बात है वेस्ट इस तरफ ही आएगा, क्योंकि ऊपर गया मैं नॉर्थ में और फिर वेस्ट गया, तो हमने डिसाइड किया था। और हमने कितने किलोमीटर कवर किया ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। क्यों मैटर नहीं कर रहा है आप अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को, बिकॉज वो हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा। लेकिन फिर भी ठीक है, ये 10 गया, देन ही टर्न साउथ, तो साउथ जाने का मतलब तो आप समझते हो अच्छे से, नीचे आएगा, तो नीचे ही आएगा, है ना। एंड कवर 5 किलोमीटर, तो ये उसने 5 किलोमीटर कवर किया। फाइनली टर्न टू ईस्ट, तो अब वो जो है वो ईस्ट की तरफ टर्न लिया उसने 10 किलोमीटर, तो नो डाउट वो जो है वो 10 किलोमीटर। लेकिन अब उन्होंने पूछा क्या था, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो ये पूछा था कि इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस तो नीचे था बेटा, हाउस तो जो है वो सबसे नीचे, जो सबसे पहला वाला 15 किलोमीटर का एरो है उसका जो बॉटम पॉइंट है वो हाउस था। और अभी जो है ये 10 किलोमीटर लास्ट जो आया उसका जो एरो पॉइंट है वहाँ पे वो खड़ा है, तो वो अपने हाउस से, अभी जा वो ईस्ट की तरफ रहा है, लेकिन वो अपने हाउस से उन्होंने डायरेक्शन पूछी थी, तो अपने हाउस से वो किस पोजीशन पे, आप समझ सकते हो कि वो नॉर्थ पोजीशन पे। तो आई होप जितने लोगों से ऐसा हुआ वो समझ में आ गया। जैसे विवेक को तो अपने रियलाइज़ हो ही गया थी अपनी बात कि सर नॉर्थ आएगा, सब बाकी लोगों को भी रियलाइज़ हो गया होगा कि वो अभी अपने हाउस से ऊपर है, यानी नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ उसका हाउस था और यहाँ वो था, कहाँ था, यहाँ। तो हाउस के कंपैरिजन में अभी उसकी पोजीशन नॉर्थ में आएगी, ओके। नॉन वर्बल रीजनिंग और ये डिस्टेंस डायरेक्शन, ये दो अपन ने मेजर टॉपिक कवर करने की कोशिश करी। सो अपन फिर से शुरू करते हैं। टाइम एंड सिटिंग अरेंजमेंट में एक दो क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंसिंग के ले लेता हूँ जो कि पूछे जाते हैं, और ऑब्जर्वेशन बेस है रीजनिंग। क्वांटा में ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों लगते हैं। रीजनिंग में इंग्लिश और रीजनिंग और क्वांट तीनों लगता है, लेकिन क्वांट का रेशो थोड़ा सा कम होता है। सो अपन देख लेते हैं, है ना। तो टाइम सीक्वेंस पे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं और डिस्टेंस वाइज आ सकते हैं, वीकली आ सकते हैं, ऐसा है। सो अपन करते हैं शुरू। एक दो क्वेश्चन मैं टाइम सीक्वेंसिंग के ले लेता हूँ, फिर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं अपन। तो ये एक क्वेश्चन है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट आप करके देखो और फिर अपन इसको एंजॉय करते हैं सेशन को आगे भी।
ठीक है ना। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जो कि टाइम सीक्वेंस पे बेस्ड है। चलो कर लेते हैं। इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, देन व्हाट डे विल इट टू बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। आपके पास दो तरीके थे, एक तो सेलफोन है ही, लेकिन अपन सेलफोन से बाहर आए, किसी मीटिंग में बैठे हम और वहाँ किसी डे पे या किसी चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है और आपको अगर वो डे और डेट याद है या आप जल्दी से निकाल सकते हैं तो आप दूसरों से फास्ट, स्मार्ट और अच्छे एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। तो ये चीज़ हम सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे हैं कि हमें ये एग्ज़ाम में आने वाला है, ये हमें कॉमन भी काम पड़ता है कि आज ये डेट है तो आगे क्या आने वाला है। लेट्स सपोज मैं आज बोलता हूँ, तो आज कौन सा डे है, सभी लोग आंसर करो। आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है? वेनसडे। अब आज डेट है 19, तो नेक्स्ट वेनसडे कब आएगा आप सोच के बताओ। 26। वेरी गुड। तो हमारी फिल्म का हीरो जो है वो जेम्स बॉन्ड है। जेम्स बॉन्ड मतलब 007। मुझे 7 के साइकिल में चलना है। 19 + 7 करूंगा तो आएगा 26, और 26 जो है वो क्या होगा? 26 वेनसडे होगा। तो अगर 1 को वेनसडे है तो आप मुझे बता सकते हो कि 8 को क्या आएगा? अगर 1st को वेनसडे है तो 8th को कौन सा डे होगा? वेनसडे होगा। बिल्कुल बिल्कुल वेनसडे होगा। ठीक है, फिर 8 के बाद नेक्स्ट वेनसडे कब आएगा बताओ? 15 को। तो बस 7 ऐड करना है। ऐसे कैलेंडर भी एक टॉपिक होता है जिसपे कि क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें भी हमें ये वाली चीज़ काम आती है, लाइफ में तो काम आती है और इस टॉपिक में तो काम आ ही रही है। सो इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 day अर्लियर देन द फ्राइडे, देन व्हाट विल इट टू बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ, ये अपने को निकालना है। तो अगर आप इस बात को मैं आपको टाइमलाइन पे समझाने की कोशिश करूंगा, फिर कैलेंडर पे समझाने की कोशिश करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस डे हो गया, और ये 3 days अर्लियर देन द फ्राइडे। तो सीधी सी बात है, इसके पहले वाला एक दिन, ये दूसरा एक दिन जो कि थर्सडे होगा, फिर उसके पहले वाला दिन वो वेनसडे होगा, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और मेरा तीसरा दिन जो है वो क्या होगा? वो ट्यूसडे होगा। ठीक है ना। तो 3 days अर्लियर देन द फ्राइडे, तो एक दिन पहले इन्हें थर्सडे, 2 दिन पहले इन्हें वेनसडे, और 3 दिन पहले इन्हें ट्यूसडे। ये वाली कंसेप्ट चल रही है। अब फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट विल इट टू बी ऑन द 19th डे ऑफ द मंथ। तो मैंने 7 ऐड किया, 1 को ट्यूसडे था तो 7 ऐड किया, तो आप समझ ही गए कि जो नेक्स्ट ट्यूसडे या चीज़ें कैसे आने वाली है वो आप इजीली समझ सकते हैं कि हम ट्यूसडे के साइकिल में कैसे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो ये अपने लिए जो है वो आ जाएगा 19, दैट वुड बी द संडे। तो इस तरीके से अपन चल रहे हैं। ठीक, मैं इसको कैलेंडर पे दिखा देता हूँ, आपके लिए आसान रहेगा। तो ये मेरा 10th था, फिर ये 9th था, फिर ये 8th था, ठीक है ना, फिर ये 7 था, और फिर 7 के बाद ये दिख ही रहा है 14, और 14 के बाद क्या आ रहा है? 21 तो आएगा ही, और उसके 2 दिन पहले यानी 21। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कि टाइम सीक्वेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी अपन ने लेसन सीखा वो समझ सकते हैं। ये जनवरी का एक्चुअल कैलेंडर है। 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 को 7 ऐड करने पे फिर से मंडे आएगा, फिर देन 7 ऐड करने पे मंडे आएगा, देन 7 ऐड करने पे मंडे आएगा, एंड देन अगेन 7 ऐड करने पे मंडे आएगा। तो इस तरीके से टाइम सीक्वेंसिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज ट्राई। सो लेट्स हैव अ चेक इट, है ना। तो पॉसिबल डेट आपको समझ में आई गई, करेक्ट चॉइस बी होगी। कैसे बी होगी? तो अदिति या जो आदि है वो रिमेंबर दैट दिस हिज सिस्टर्स एनाज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स आफ्टर 20th, तो 20 के बाद है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बिफोर 23rd। तो मेरे पास 2 ही चॉइस बचती है, 20 सितंबर के बाद, आफ्टर द 20 सितंबर, बट बिफोर द 23rd। सो ये हमारे लिए बात थी, और हमारे पास 2 चॉइस थी, 21, 22, और उसके जो फादर है उनको याद है क्या है? 21st के बाद और 24 के पहले। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इन दोनों ब्रैकेट्स में 22 आता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये टाइम सीक्वेंसिंग वैसे ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। मैं उसको अपन बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो है वो अपना आज का बेसिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। तो अपन शुरू कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। रीजनिंग में हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है ये,
ये रो या कॉलम वाला हो सकता है। पॉलीगॉन पे भी, पॉलीगॉन कोई भी आ सकता है, पॉलीगॉन मतलब वो ऑक्टोगोनल हो सकता है, हेक्सागोन हो सकती है चेयर, इन सब पे पॉसिबिलिटी है। और स्क्वायर रेक्टेंगुलर पे भी ये चीज़ें आ सकती है, ये सब भी पॉलीगॉन ही कहलाते हैं वैसे। तो रैंक टेस्ट जिसमें कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आगे पीछे होता है मामला। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। साहिल का एक क्वेश्चन है, सो साहिल का ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो कि हम कहाँ पहुँच पाते हैं। सॉरी, ओके साहिल को नहीं गिना, ठीक है, वेरी गुड। सबको भूलना नहीं है, अपन ट्रेन में जा रहे बोले मैं खुद को तो भूल ही गया, वो वाली बात है। तो साहिल रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप। तो ऐसे देखें अपन कि साहिल है ये और इसके ऊपर 19th लोग हैं। अगर अपन ऐसे देखें नॉर्मली ये साहिल है और इसके ऊपर 19th लोग हैं, है ना। तो साहिल रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप। तो 19th इसका नंबर है ना, इसके ऊपर 18 लोग हैं। तो 18 9 है क्या, सॉरी ओके कोई बात नहीं, 8 तो ऊपर 8 लोग हैं, कोई इशू नहीं। तो ऊपर 8 लोग हैं और साहिल का जो नंबर है वो 9th है, ठीक है ना। तो ये टोटल लोग 9 हो गए, जिसमें साहिल से ऊपर 8 लोग हैं और साहिल को मिला के 9 है। एंड 38th फ्रॉम द बॉटम, तो नीचे से 38th पे है वो, यानी उसके नीचे 37 लोग हैं। डू यू एग्री? साहिल के नीचे 37 लोग हैं, साहिल से नीचे 37 लोग हैं, क्योंकि उसका नंबर 38 है नीचे से, तो साहिल से नीचे 37 लोग होंगे। साहिल का नंबर हुआ 38 और साहिल के ऊपर 8 और थे। तो आप समझ ही गए कि करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है ना। ये अपने को भूलना नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है वो 46 है। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपने को एंड बट का ध्यान रखना है और हु, हुम, हुज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस के पार्ट रहेंगे। ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं अपन, तब भी अपने को ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात चल रही है। और सिमिलरली जब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पोजीशन बताएंगे, तो हु हमेशा पड़ोस के लिए बताया जाता है, और एंड और बट अगर लिखा हुआ है तो जो दो लोग हैं उनमें से फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। बाकी अपन देखेंगे कि क्या है और कैसे है। और जब भी डायरेक्शन नहीं दिए तो मान के चलना है कि वो हमेशा सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अगर वो किसी सर्कुलर पे बैठे हैं तो उनका फेस सेंटर की तरफ है। अगर उन्होंने अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि उनका फेस किस तरफ है तो ठीक। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लीज ट्राई। चलो कर लेते हैं, तो इट वुड बी बेटर कि हम ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ। तो मैंने अभी ईजी रखा है और ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। 4 ही लोग रखें, क्योंकि 4 लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, है ना। आप सभी ने अभी कार्ड्स खेले होंगे 4। तो अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश एंड हु इज टू द राइट ऑफ शिवा। तो ये जो हु वर्ड लगाया है ये किसके लिए लगाया है, ये मेरा क्वेश्चन है कि हु इज टू द राइट ऑफ शिवा। तो हु इज द राइट ऑफ शिवा, कौन है जो शिवा के राइट में, क्योंकि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। वेरी गुड। तो यही वो मैसेज था जो पिछली स्लाइड में था। ये जो हु लिखा होता है ये हमेशा नेबर वर्ड के लिए लिखा होता है। नेबर, तो हु का नेबर कौन है, सतीश। सो सतीश के लिए लिखा है। अगर यहाँ सतीश के बाद एंड लिखा होता तो फिर ये हु अमर के लिए लिखा होता। तो ये एंड और हु का डिफरेंस है जो अपने को पढ़ते वक्त तो ध्यान रखना है, क्योंकि हमसे गलती ना हो, ठीक है। तो पहली लाइन की लाइन इंपॉर्टेंट यही है, सतीश हु इज टू द राइट ऑफ शिवा। तो आप शिवा को कहीं पे भी बिठा दो, चलेगा। शिवा को मैं ऐसे बिठा सकता हूँ, इन 4 में से कहीं पे भी बैठे वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने शिवा को यहाँ बिठा दिया। एनी चैलेंज, बोलो। सबको दिख रहा है कि मैंने शिवा को कहाँ बिठाया है। आप चाहो तो ऊपर, लेफ्ट या बॉटम में भी बिठा सकते हो, इट्स अप टू यू। अब शिवा के राइट में कौन बैठेगा आप बताओ, शिवा के राइट में कौन बैठेगा, सतीश। तो सतीश कहाँ आएगा आप बताओ, फिर ऊपर आएगा, क्योंकि शिवा का राइट जो है वो ऊपर ही रहेगा। और अभी हमने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था कि जब हमें फेस किस तरफ ये नहीं दिया रहेगा तो हम हमेशा उन्हें सेंटर की तरफ फेस मानेंगे। तो क्या सतीश पे भी एग्री करते हो तुम कि शिवा के साथ जो मैंने सतीश को बिठाया वो सही है, बोलो। आप लोग चाहो तो मेरे पोजीशन से अलग भी बिठा सकते हो, ताकि आपको भी पता चल जाए कि उसको कहीं पे भी बिठाने से आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला था। ठीक है, इतना ठीक है, ऑल ऑफ यू एग्री, ताकि अपन आगे चले तो कहीं वापस स्लाइड पे नहीं आना पड़े इसलिए।
और अपन एक 4 लोगों के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं ताकि हम 4, 5, 6 की तरफ धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ सके। अमर इज द राइट ऑफ सतीश, और फिर सतीश के बाद कॉमा लगाए और फिर क्या लिखा है एक बार पढ़े हम। हाँ, लिखा है सतीश हु इज द राइट ऑफ द शिवा। तो मैं किसी को भी बिठाऊंगा तो उसके शिवा को पहले बिठा लिया मैंने और उसके राइट में सतीश को बिठा लिया। तो ये मुझे क्वेश्चन नहीं बताया, इज इट। अब अमर इज राइट ऑफ सतीश, तो अमर को कहाँ बैठना है आप समझ ही गए कि अमर कहाँ बैठेगा। तो ये जो थर्ड पर्सन है वो अमर है और फोर्थ डेफिनेटली जो है वो कौन होगा, प्रवीण ही होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि कौन एक दूसरे के अपोनेंट में बैठे हुए हैं या कौन एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं, कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसके राइट में। मैं एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिखा उस पर कि एग्जाम्पल के थ्रू ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि लोग कैसे बैठ सकते हैं और उनके डायरेक्शन हमें कैसे सेंस क्रिएट करना है, राइट। आई होप एवरीबडी गॉट द मैसेज ऑफ द क्वेश्चन और एग्जाम्पल। अब आपको ये सॉल्व करना है, नाउ ट्राई। अब इसमें ग्रेजुअली मैंने धीरे से जो है 4 से 5% कर लिया ताकि आपको जो है वो वैरायटी भी मिल जाए और थोड़े से नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं तो वो हमारे लिए मज़ेदार भी हो जाए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें भी वही निकालना है कि कौन किस सीक्वेंस में है, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन है और लोएस्ट स्कोरर कौन है। सो लेट्स सॉल्व इट, कर लेते हैं फटाफट फुर्ती से। हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते चलेंगे और उसके इन्फ्रेंस निकालते चलेंगे। डी इज नॉट द लोएस्ट स्कोरर, क्या बोलते हो। तो डी सबसे नीचे नहीं आएगा। अब सी स्कोर मोर देन द डी बस लेस देन द बी, तो सी का स्कोर किसी से ज्यादा है किसी से कम है, लेकिन सी भी सबसे नीचे नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। क्या बोलते हो, क्योंकि उसका स्कोर किसी से तो ज्यादा है, तो सी भी लोएस्ट स्कोरर तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, वो बात की बात है कि किससे ऊपर है किससे नीचे है, लेकिन सी भी लोएस्ट स्कोरर तो नहीं है क्योंकि उसका स्कोर डी से ज्यादा है और बी से कम है, और डी सी बी ऐसा कुछ है। तो क्या कैसा कुछ है, सी स्कोर मोर देन डी, तो सी का स्कोर डी से ज़्यादा है तो सी ऊपर आएगा और डी नीचे आएगा, राइट। और बी से कम है तो बी ऊपर आएगा। यानी अभी हाल फिलहाल सीक्वेंस बन रही बी सी डी, क्या बोलते हो, बी सी डी, क्या कहते हो, बी सी डी, बी सी डी, है ना। लेकिन ये कहाँ है ये मुझे नहीं पता है ना। लेकिन सबसे लोएस्ट स्कोर सी भी नहीं है, बी भी नहीं है। क्यों बी नहीं है, क्योंकि बी का स्कोर भी सी से तो ज़्यादा ही है। आप लोग एग्री कर रहे हैं क्या इस बात से, वो तो बाद में अरेंज कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बी और सी के भी लोएस्ट स्कोरर नहीं है क्योंकि सी का स्कोर डी से ज़्यादा है और बी से कम है, इसलिए तो बी ऐसा बनेगा, सी ऐसा बनेगा और डी ऐसा बनेगा, वो तो ठीक है। अब ए का स्कोर बी से ज़्यादा है तो ए का स्कोर बी से ज़्यादा है, आप समझ ही गए। और सी का स्कोर डी से ज़्यादा था तो डी नीचे आएगा, मानते हो। लेकिन डी लोएस्ट स्कोरर तो नहीं था, तो सबसे लोएस्ट स्कोरर हुआ ई। बी का स्कोर किससे ज़्यादा है, सी से ज़्यादा है, और सी का स्कोर किससे ज़्यादा है, डी से ज़्यादा है। और ए का स्कोर किससे ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। और डी लोएस्ट स्कोरर नहीं है तो लोएस्ट स्कोरर ई होगा। आई होप एवरीवन गॉट इट, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में हमने ये देखा कि सीक्वेंशियल सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसी भी हो सकती है। जब भी हमें फेस नहीं दिए हों तो हमें ध्यान रखना है कि उन सबको कहाँ पे रखना है, सेंटर की तरफ ही रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आउटसाइड द सेंटर वो लिखा आएगा तो फिर अपन डायग्राम में ऐसा आउटसाइड द सेंटर बनाएंगे, वो लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब मैंने धीरे से आपको 6 लोगों का ये केस दे दिया है सॉल्व करने के लिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जब 6 लोग आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दैट्स यू वांट टू लर्न। तो 6 लोग हैं और उन्हें एक सर्कल पे बनाए या हेक्सागन पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले तो अपन ये समझे क्योंकि सर्कल के ही ये पार्ट रहेंगे तो कहीं पे भी कुछ नहीं। ए सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ डी, तो मैं ए को कहीं पे भी बिठा दूं चलेगा इन 6 पोजीशन में से, बस मुझे ध्यान रखना है कि ए जो है वो डी के लेफ्ट में बैठे, या मैं इसको ऐसा कहूं कि डी जो है वो ए के राइट में। क्या बोलते हो आप, तो ए सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट ऑफ डी, ए को हम कहीं पे भी रख सकते हो, क्या बोलते हो आप, और डी को भी उसके राइट में कहीं पे भी रख सकते हैं, आप जहां रखना चाहे 6 पोजीशन में से, है ना। और हमें जब ये बनाना है डायग्राम तो हम एक बात का ध्यान रखें कि मेरे आंखों को मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उसको कंसर्न करते हुए डायग्राम बनाऊं, न कि उसने जिस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन दी है उस सीक्वेंस में। तो मैं ए को कहाँ बनाऊं, एज्यूम दैट यू आर ए एंड डी इज सिटिंग एग्जैक्टली राइट ऑफ यू। ए अगर लेफ्ट में एग्जैक्ट लेफ्ट में डी के, तो डी भी उसके एग्जैक्ट राइट में। तो मैं ए को कहीं पे भी बनाऊं तो ऊपर लेफ्ट राइट ऐसे नहीं बनाऊं, मैं नीचे से बनाना चालू करूं। ये मैंने ए बनाया
तो अब क्रॉस चेक करके देखना भी अपने को हमेशा, अपने से गड़बड़ ऐसी हो सकती है। तो उसने कहा था कि ए जो है वो एग्जैक्टली लेफ्ट में बैठा है डी के, एग्जैक्ट लेफ्ट का मतलब जस्ट पड़ोस में, तो डी राइट में बैठा है, दोनों बातें ऐसी हो सकती है। अब सी इज सिटिंग अपोजिट टू डी, तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे सी को कहाँ बिठाना है, तो मैंने सी को यहाँ बिठा लिया, है ना। आपको डिस्प्ले में बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है, बोर्ड का कोई चैलेंज नहीं आएगा आपको। अब सी इज सिटिंग एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ई, ई जो है वो ए और सी के अपोजिट बनेगा, क्योंकि फेस तो उसका सेंटर की तरफ ही आएगा। तो सी सिटिंग एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ई, तो ई यहाँ बैठा है और सी उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में। और फिर अब हमारे पास बचा है बी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ ई, अपोजिट ऑफ ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने बता दिया बी को। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, अब मेरे पास एफ ही बचा है, तो डेफिनेटली एफ को मैं यहीं बनाऊंगा, तो एफ को मैं यहाँ बनाऊंगा। तो ये अपन ने सीटिंग अरेंजमेंट देखा, किस किस का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का। वो एक लाइन हो सकती है, वो एक स्क्वायर हो सकता है, वो एक हेक्सागोन हो सकता है, वो एक ऑक्टागोन हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हम इसकी और प्रैक्टिस करें। तो आज हमने टोटल ओवरऑल जो है अगर देखोगे तो मेजरली 3 से 4 टॉपिक लेने की कोशिश करी। विजुअल रीजनिंग की बात थी, फिर मैंने आपको टाइम सीक्वेंसिंग बताया, सिटिंग अरेंजमेंट बताया। सर इसको हेक्सागोन ही क्यों लिया अपन ने? 6 लोग थे इसलिए मैंने हेक्सागोन ले लिया, आप सर्कल भी ले सकते हो। नहीं सर, सर्कल बनाएंगे तो फिर एफ की पोजीशन जैसे हेक्सागोन में तो अपन को पता चल गया कि छठा कोना खाली है, तो वहां पे एफ को रख दो। नहीं, कैसे पता चला? बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। चलो, 6 girls namely ABCDEF are sitting in a round table in a specific order. However, we have following informations. ठीक है, अब ये 6 लड़कियां बैठी है और राउंड टेबल पे बैठी है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बैठी है। इन 6 लोगों को मुझे बिठाना है, तो मुझे किसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये बताओ। एफ के बारे में, तो एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब मुझे 6 लोगों को बिठाना है, ये सर्कल पे बिठाना है। दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है सबको, बोर्ड दिख रहा है, मैं भी दिख रहा हूं। हाँ, अब मुझे 6 लोगों को बिठाना है। अब तुम मुझे बताओ, 6 लोगों को मुझे बिठाना है, तो वो 6 लोग एक स्पेसिफिक ऑर्डर में बैठे हुए हैं, तो वो 6 लोग कैसे ऐसे बिठा दूं क्या मैं? टेल मी, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, क्या मैं 6 लोग ऐसे बना दूं क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। एक सर्कल पे भी बिठाएंगे अपन तो? नहीं। हम उसमें एक ऑर्डर फॉलो करेंगे कि नहीं, सोच के बताओ। जब आप एक सर्कल पे बैठोगे तो आप ऐसे बैठोगे क्या? आप हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट कैसे लगाते हो? आप सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे ही लगाते हो। तो जब हमें उसने कहा कि सर्कल पे भी बिठाया है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये 4 हुआ, तो 4 लोगों को अपन ऐसे बिठाएंगे। अब ये 4 लोग ऐसे बैठेंगे तो ये ऐसे ही बैठेंगे हमेशा। अब मुझे 6 लोगों को बिठाना है, तो मैं 6 लोगों को कैसे बिठाऊंगा सर्कल पे? तो सर्कल पे मैं 6 लोगों को ऐसे ही बिठाऊंगा कि ये एक पर्सन हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ, फिफ्थ ये हुआ और ये सिक्स्थ हुआ। क्यों? क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस तो हमेशा मेंटेन करेंगे ना, दे विल इक्वी डिस्टेंस, वरना सिटिंग अरेंजमेंट का कोई सेंस ही नहीं रहेगा। डिड यू गेट मी? अब मुझे 8 लोगों को बिठाना है, तो मैं 8 लोगों को कैसे बिठाऊंगा? मैं 8 लोगों को ऐसे ही बिठाऊंगा कि मैंने ये 4 लोगों को बिठाया है, ये 8 लोगों को बिठाया। तो उनके कॉर्डिनल्स जो है हमेशा इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करना ही है, भले ही वो सर्कल पे बैठे या किसी टेबल पे बैठे या कैसे भी बैठे। आप एक रेक्टेंगल टेबल पे भी बिठाओगे, तो रेक्टेंगल टेबल पे भी आपको बिठाते वक्त यही ध्यान रखना है कि जब आपको बिठाना है, सो पहले तो आप 4 लोगों को ऐसे ही बिठाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब कोई बोलेगा कि सर ये इसके लेफ्ट में बैठा है, तो मैं इसके यहाँ पे भी बिठा दूं, चलेगा क्या? कि मैं इसके इस वर्टेक्स पे बिठा दूं, विल इट बी ओके? क्या लगता है तुमको? हाँ, तो बिठाएंगे। वेरी गुड, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दिया बेटा, कि अगर मेंशन किया होगा तो मैं यहां बिठाऊंगा। आर यू एग्री? जब उसने कहा था कि लेफ्ट में बैठा है कोई किसी के, तो आपने लेफ्ट ये बैठा है, तो ये फेस इस तरफ है उसका, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। तो लेफ्ट बिठाते वक्त आपने डायगोनल सिलेक्ट किया क्या? नहीं किया। अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें डायगोनल सिलेक्ट किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यू अंडरस्टूड इट कि दे आर इक्वी डिस्टेंस और वो फेस टू फेस एक बैलेंस, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्डर में बैठे हुए, वो रैंडम ऑर्डर में नहीं बैठे हुए। आई होप मैंने कोशिश करी दोनों के क्वेश्चन को एक लॉजिकल एंड पे ले जाने की, कि आपने खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दिया। और वो आंसर क्या था कि मैं इसको यहाँ नहीं बैठा रहा हूँ। जब उसने मुझसे कहा लेफ्ट में बैठा है, तो मैं लेफ्ट में यहाँ बैठा रहा हूँ, क्योंकि 4 लोग थे और वो 4 एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। 8 लोग हैं तो एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, 6 लोग हैं तो एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। आई होप यू गॉट माई आंसर, इज इट?
हाँ, और दूसरी बात सर्कल में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने जानबूझ करके उसको जो ना वो हेक्सागोन शेप दिया। ठीक है ना, ऑक्टागोन बनाना है तो आप ऑक्टागोन बनाने में दिक्कत आए तो आप सर्कल के ऐसे 8 पार्ट कर लो, और वो तब इक्वी डिस्टेंस ही बैठेंगे वो, जब तक कि डिस्टेंस मेंशन नहीं है। ये एक बेसिक बात है जो अपन हमेशा ध्यान रखती हैं जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस साइड, आई होप यू एंजॉय द सेशंस, थैंक यू।